हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेबल क्लास में। आपसे मैं साझा करूंगा केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है विलियन, और विलियन से पहले हमें पता होना चाहिए कि विलियन बनता कैसे है। आइए शुरू करते हैं, विलियन बनेगा कैसे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या चीज होती है। तो मिश्रण के बारे में लिखा गया, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है, और वो किसी भी अनुपात में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, पानी और चीनी का घोल। अब अगर हम पानी चीनी का घोल बनाएंगे तो एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर कुछ मात्रा में पानी लेंगे। जैसे हमने पानी ले लिया यहाँ पर 500 ml, और उसी के अंदर हमने चीनी घोल दी है 100 ग्राम। अब दोनों का अनुपात अलग अलग है। अब ये और किसी अनुपात में हो सकता है पानी, और चीनी किसी भी अनुपात में हो सकती है। अनुपात जहां पर निश्चित नहीं हो और दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो वो मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण के प्रकार होते हैं। मिश्रण मेनली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण। आइए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर ना बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। किस तरह से? हमने एक बीकर फिर से लिया और उसके अंदर घोल दी, अब क्या हमने 100 ग्राम नमक घोल दिया है, और उसी के अंदर 500 ml फिर से पानी लिया गया। अब नमक पानी में इस तरह से घुले कि हमें पता नहीं रहे कि नमक उसके अंदर है या नहीं। सिर्फ आपको एक मिक्सचर दिखाई दे और उसके अंदर नमक के साथ दूसरी चीज चीनी भी हो सकती है, चीनी भी नहीं दिखाई देगी। अब हमारे पास कोई विलियन आ गया है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या चीज मिलाई गई है। सिर्फ हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके हमें मात्रा का नहीं पता कि वहां पर क्या क्या मिश्रित है, वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। अब दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण, जहां हम देखकर यह बता सके कि उसके अंदर कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं। अब उसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, फिर एक बीकर लेंगे और बीकर में अब के हम मिला देंगे बालू। अब बालू को जब पानी में मिलाओगे तो बालू बिल्कुल साफ दिखाई देगी कि इसके अंदर बालू मिलाई गई है। तो ऐसा मिश्रण जिसे हम देख के ये बता दें कि इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, वो विषवांगी मिश्रण कहलाता है। और ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर यह नहीं बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। अब चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर विलियन। विलियन के बारे में समझते हैं कि विलियन कहते किसे हैं। तो विलियन के बारे में, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। और समांगी के बारे में हमने बता दिया था कि समांगी किसे कहते हैं, कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हम ये देखकर नहीं बता सके कि उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण से ही परिभाषा बनाई गई है विलियन की, कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल फिर से ले लिया, एक बीकर लिया और बीकर में हमने कुछ मात्रा में मिला दिया, 500 ग्राम हमने मिला दी इसमें चीनी, और 1000 ml हमने ले लिया इसके अंदर पानी। अब हम इन दोनों को देखकर ये नहीं बता सकते जब चीनी घुल जाएगी इसके अंदर चीनी थी या नहीं थी। अब ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बनता विलियन कहलाता है। और विलियन के अंदर दो पदार्थ उपस्थित रहते, एक पदार्थ रहता है विलय, एक पदार्थ रहता है इसके अंदर विलायक। तो विलय और विलायक आपस में मिलकर विलियन बनाते हैं। अब विलय किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो विलियन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित हो, वो विलय कहलाएगा। ऐसा पदार्थ जो विलियन के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित हो, वो विलायक कहलाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, तो हमने फिर एक बीकर लिया और बीकर में अब के ले लिया 100 ग्राम पानी, और उसी के अंदर हमने ले लिया 50 ग्राम चीनी। अब दोनों में मात्रा किसकी अधिक? ज्यादा मात्रा वाला विलायक कहलाएगा, कम मात्रा वाला विलय कहलाएगा। अब इसके अंदर विलय कौन हो गया? 50 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम पानी है। मात्रा किसकी कम है? चीनी की कम है, तो चीनी हो गई विलय। मात्रा किसकी अधिक है? पानी की, पानी हो गया विलायक। और दूसरी चीज इस तरह पहचान नहीं कर सकते, जिस चीज को घोला जाए वो विलय है और जिसमें घोला जाए वो विलायक है। अब चीनी को घोला जा रहा है किसके अंदर? पानी के अंदर। जिसमें घोला जाए वो पानी, जिस चीज को घोला जाए वो विलय।
ये है विलय और विलायक। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की कुछ विधियां होती हैं जो हमें समझनी। सांद्रता क्या चीज होती है कि विलयन के अंदर विलय कितनी मात्रा में उपस्थित है, उस चीज को सांद्रता कहते हैं। विलयन के अंदर कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है उसको सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता ज्ञात करने की अनेकों विधि हैं, उसमें से कुछ मुख्य विधियां हम लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली विधि है W अपॉन W। अब W क्या है? एक होगा विलय का भार, एक होगा विलयन का भार। यानी विलय भी हमें ग्राम या किलोग्राम में मिलेगा और विलयन भी हमें ग्राम या किलोग्राम में मिलेगा। अब इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं? एक आगा विलय का भार, एक आगा विलयन का भार। अब प्रतिशत मात्रा में हम निकालते हैं तो प्रतिशत मात्रा के लिए 100 लेंगे। जब हमें द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान को हम भार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान को भार को शो कर देते हैं W से और विलयन के भार को भी W से। एक आ गया विलय का भार, एक आ गया विलयन का भार इंटू 100 किसके लिए? क्योंकि हम प्रदर्शित करने की विधियां निकाल रहे हैं। सेकंड, दूसरा सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि होती है W अपॉन V। अब इसका मतलब क्या होगा कि W यहाँ पे क्या चीज है, V यहाँ पे क्या चीज है। जब विलय का तो दिया जाए भार, विलय का भार, और विलयन का दिया जाए हमको आयतन, विलयन का आयतन। अब आयतन ये ml में भी हो सकता है और ये आयतन लीटर में भी हो सकता है। इंटू 100 क्योंकि हम प्रतिशत मात्रा निकाल रहे हैं, 100 हर बार लिया जाएगा। अब तीसरी सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि होती है V अपॉन V। मतलब समझ में आ रहा होगा। पहले में क्या था? W अपॉन W, तो दोनों विलयन के भार और विलय का भार, दोनों भार भार है। दूसरे वाले में W अपॉन V विलय का भार, दूसरा वाला विलयन का आयतन। आयतन लीटर में, ml में, किसी भी चीज में हो सकता है। इंटू 100 प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा आता है V अपॉन V। V का मतलब विलय का आयतन, विलयन का आयतन, ml या लीटर में। यहां लिख देंगे विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन प्रदर्शित करना हमें, और वो भी परसेंटेज की फॉर्म में, इंटू 100। अब हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर विलय का भार दिया जाता, विलयन का भार दिया जाता, परंतु कभी कभी कुछ कंडीशन में विलयन का भार न देके हमें विलायक का भार देगा। अगर हमें विलयन का भार निकालना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार। अब विलायक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो विलयन के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलायक कहलाता है। विलयन के अंदर ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलय कहलाता है। ये तीन सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां हुई। इनसे अलग एक मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, आगे के सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे और सभी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। दूसरा आता है मोललता। अब मोललता किसे कहते हैं, या मोलरता लिख लो पहले। मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं इसका W। जहां भी स्मॉल w आए वहां पर पहचान होगी कि विलय का भार हमसे दिया गया या पूछा गया। इंटू 1000। अगर हमें आयतन दिया गया ml में तो 1000 लेंगे, आयतन दिया गया लीटर में तो 1000 नहीं लेंगे। और यहाँ पर आगा m, ये होगा विलय का अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। और यहाँ पर आ जाएगा, अगर हमने 1000 ले लिया है तो यहाँ आगा आयतन ml में। एक क्या हो गया मोललता, एक आ गई मोललता। मोललता, मोललता को शो करते हैं भाई स्मॉल m से। इसमें भी विलय का भार आगा इंटू 1000 आगा इसी के अंदर भी, और यहाँ पे अणुभार आगा। अब अणुभार को शो करते हैं m से और ऑलरेडी मोललता को भी शो करते हैं m से, तो अपनी पहचान के लिए इस पे m डैश लगा देते हैं। ये विलय का अणुभार, और उसमें आया था आयतन ml में, यहाँ आता है विलायक का भार।
अगर 1000 लिया गया तो उसे लिखेंगे ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में। दोनों के बहुत सारे न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर भी और एनसीईआरटी से अलग भी, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जैसे पहला ही न्यूमेरिकल हमें दिया गया है जिसमें बोला गया कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए। कितने एमएल जल में घोला गया? 250 एमएल जल में घोला गया। विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का फॉर्मूला लिखा अभी। अब किसको घोला जा रही है? सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कितना सोडियम क्लोराइड घोला जा रही है वो उसका भार हो गया। भार यानी कि वजन, जैसा तुम्हारा वजन और मेरा अपना वजन, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का वजन दिया गया। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl का भार। सोडियम क्लोराइड का भार, भार को शो करते हैं स्मॉल w से, जिसका मान हमें दिया गया है 5.85 ग्राम। अब दूसरी चीज हमें अणुभार निकालने आने चाहिए। अणुभार तब निकालोगे जब परमाणुओं के हमें भार पता होंगे। भार यानी वजन, जैसे मेरे अंदर 60 किलो वजन, तुम्हारे अंदर कुछ वजन, ऐसे ही इनके अंदर भी वजन होता है। अब हमारी यूनिट होती है भार नापने किलोग्राम, ग्राम, कुंटल, वैसे ही इनकी भी होती है। अब यहां लिखेंगे हम NaCl का अणुभार। अणुभार को शो करते हैं स्मॉल m से। अब हमें अणुभार नहीं पता NaCl कितना होता है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड किस तरह से करते हैं वो देखिएगा। हमने यहाँ पे ले लिया भाई NaCl का हमें अणुभार निकालना है। अब किस तरह से निकालेंगे? Na का अणुभार होता है 23, Cl का परमाणु भार होता है 35.5। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 23 और 35.5 दोनों का ऐड करके 58.5। अब कुछ आपको परमाणु भार याद करने पड़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हीलियम का होता है परमाणु भार 4, लिथियम का परमाणु भार होता है 7। कुछ मेन है जिनकी ज्यादा यूज आएगा, जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, पोटेशियम का 39। ऐसे कुछ अणुभार जैसे आते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक बार सारे अणुभार को पहले आपको लिखा देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे। फिलहाल देखिए अणुभार कितना है NaCl का अणुभार, m का मान 58.5। इसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मेरी यूनिट वजन नापने क्या होगी किलोग्राम, आपकी क्या होगी किलोग्राम। किसी बड़ी चीज को नाप रहे काय में नापेंगे? क्विंटल में। अगर कोई चीज जिसके अंदर घोली जाए उसे बोलते हैं आयतन। कितने ml में घोला गया? 250 ml जल में, तो यहाँ लिखेंगे आयतन। और न्यूमेरिकल्स में जब भी आयतन आएगा वो ml में आएगा, इसलिए हमने फॉर्मूले में 1000 लिखा था। कितने ml दे रखा है? 250 ml। फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का? कि मोलरता बराबर कैपिटल M से इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आता W इंटू 1000 अपॉन M इंटू आयतन। टाइम में भी अगर 1000 ले रखा तो आयतन ml में। अब सबकी वैल्यू लगाओगे। W का मान 5.85 इंटू 1000 फॉर्मूले में ही है। अणुभार कितना निकल के आया था हमारा? 58.5। और आयतन कितना दे रखा? आयतन बराबर 250 ml। और हमारा फॉर्मूला भी क्या है? ml का, क्योंकि हमने 1000 ले लिया। यहाँ कितना लिख देंगे? 250 ml। कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत सारे मेथड, सबका अपना अपना अलग अलग मेथड। जैसे मेरा मेथड क्या कि सबसे पहले पॉइंट खत्म कर लो। ऊपर इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे इधर से 1 अंक के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे। चाहे तो यहाँ 0 बढ़ा दो, चाहे उसके अंदर 0 बढ़ा देते। अब क्या काम करेंगे? इस 0 से आला 0 कट, इस 0 से आला 0 कट, 585 से 585 कट। ऊपर बचा इसमें 10 और नीचे बचा 25। भाग देने अच्छे साथ ही होगी। 10 छोटा 25 से बहुत ज्यादा, क्या काम करेंगे? इसे काटेंगे, पॉइंट लगा के इसके अंदर 0 बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? 100 पॉइंट लगा के। और 25 चौका कितने होते हैं? पूरे 100। आंसर इज 0.4 मोल पर लीटर। ये इसका मात्रक है। मोल पर लीटर मात्रक भी कहां से आता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो W क्या होता है? भार। M क्या होता? अणुभार। उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? मोल। और हमने काय में दे रखा हमें? ml में, लेकिन 1000 ले रखा। अगर 1000 खत्म कर दे तो आयतन काय में आ जाएगा? लीटर में। इस वजह से हमने क्या लिख दिया है? ये लीटर। ये न्यूमेरिकल्स है। देखिए किस तरह हुआ, विदाउट कमेंट्स की। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या? उसी तरह का न्यूमेरिकल है सेम, बस कितना करा गया? 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड कितने में घोला गया, 200 ml में, पहले कितने में घोला जा रहा था, 250 ml में। सारी वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। किस तरह से, आइए देखिएगा। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता हो, पोटेशियम होता है क्लोराइड होता है Cl का भार, और भार को प्रदर्शित करते हैं W से, जिसका मान हमें दिया है 7.45 ग्राम। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार। अणु भार को शो करते हैं स्मॉल m से। अब पोटेशियम का अणु भार निकालेंगे, वही बात भाई कि हमें K का अणु परमाणु भार पता होना चाहिए कि 39 होता है, और Cl का परमाणु भार हमें पता होना चाहिए कि 35.5 होता है। KCl को दोनों के परमाणु भार जोड़ दो आपस में, 39 प्लस 35.5 इक्वल टू दोनों का जोड़ा जुड़ के आ गया 74.5। यहाँ कितना लिख देंगे भाई, 74.5। अब जिसमें घोला जाए वो आयतन है। आयतन कितना दिया सवाल के अंदर, क्या आयतन बराबर कितने में घोला गया आपका भाई, 200 ml। फिर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है कि मोलरता बराबर, मोलरता को कैपिटल M से, वही फॉर्मूला क्या आता, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू आयतन। टाइम में अगर 1000 ले रखा तो ml में, सारे मान लगा दो। W का मान दिया आपका हमें, कितना मान है इसका, 7.45 गुणा 1000, और नीचे कितना अणु भार कितना निकल गया, 74.5 इंटू आयतन कितना दे रखा, 200। कैलकुलेशन कर लेंगे भी, क्या कैलकुलेशन आ गई, इधर 2 के बाद पॉइंट, इधर 1 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे, फिर नीचे 0 बढ़ेगा, 2 0 से 2 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 745 से 745 खत्म, यानी ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2। बड़ी सिंपल सी बात है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे कर देंगे 10। आंसर इज 0.5 मात्रक मोल पर लीटर। अच्छा एक चीज और है, मोल पर लीटर ना मोलरता को शो करते हैं कैपिटल M से, तो आंसर अगर हमारा ये 0.5 आया है तो इसका आगे हम कैपिटल M लगा देंगे, यानी कि मोल प्रति लीटर। चेक कीजिएगा कैलकुलेशन, काय के मान दिए, क्या भार दिया, क्या आयतन दिया। आइए शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल, सब कुछ क्लियर हो तो। अब क्या दिया गया है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा, तो फॉर्मूला लिखा हुआ आगा NaOH को, जो 500 ग्राम जल में विलय है। अब ये भी ग्राम में दिया भार भी, और जिसके अंदर घोला गया वो भी ग्राम में दिया या फिर किलोग्राम में दिया, तो वो हो जाता आयतन ना होकर विलायक का भार। भार कितना दिया विलायक का, 500 ग्राम। और हमसे क्या चीज पूछी, मोललता। मोलरता मोलता में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस, मोलरता के अंदर आयतन इन ml, आयतन इन ml या आयतन ml में मिलीलीटर में, मोललता के अंदर विलायक का भार ग्राम में। अगर किलोग्राम लिया तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दे रखी। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम Na के लिए और OH के लिए हाइड्रो ऑक्साइड का क्या लिखेंगे भाई, भार। कितने ग्राम को घोला जा रहा है, 10 ग्राम को। अब फिर उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, तो अणु भार निकालना आना चाहिए भाई। NaOH का हमें चाहिएगा अणु भार। अब उसके लिए हमें Na का परमाणु भार पता हो, O का परमाणु भार पता हो, हाइड्रोजन का परमाणु भार पता हो। देखो भाई Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, H का परमाणु भार होता है 1। तीनों को जोड़ दो, हमें दिया गया था NaOH, Na का हो गया 23, O का हो गया 16, H का हो गया 1, 23 16 39, अरे कितना परमाणु भार आ गया, 40। बस जिस तरह से परमाणु भार निकाल लेने, यहाँ लिख देंगे भाई 40। अब जिसमें घोला जाए, मोलरता, मोलरता के अंदर वो चीज होती है आयतन, यह होता है जिसमें घोला जाए, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे भाई विलायक का भार। कितने में घोला जा रहा है भाई, 500 ग्राम। अच्छा इन्हें भी शो करते हैं, इसे स्मॉल, इसे स्मॉल, इसे स्मॉल W से, भार को स्मॉल W से, और इसमें 2 बार अणुभार आता तो एक पे डैश लगा देते हैं। मोललता का फॉर्मूला कि मोललता बराबर, मोललता बराबर, मोललता को शो करते हैं भाई स्मॉल m से, W इंटू 1000 क्यों लिया गया यहाँ पर, क्योंकि हमें विलायक का भार दिया जाता है ग्राम में, जैसे यहाँ पे हम 1000 लगाते हैं।
और यहाँ पे अणु भार, अब यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, तो अणु भार को यहाँ पे शो कर देते हैं हम m डैश से। और यहाँ आता है विलायक का भार, जिसमें विलय घोला गया है, विलायक का भार, वो भी किस यूनिट में, ग्राम में। वैल्यू लगाओ, न्यूमेरिकल सोल्व करो। W का वैल्यू 10, 1000 फॉर्मूले में है। अणु भार कितना दिया गया भाई इसका, हमें निकल के आया इसका 40, और जिसमें घोला गया वो विलायक का भार, विलायक का भार दिया गया 500 ग्राम। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, ये 0 से 0 काट दो, इसके 2 0 से इसके 2 0 काट दो, नीचे कितना रह गया, ऊपर बचा 10, नीचे 5 की गुणा कर दो 20 से, 5 चौक हो जाएंगे 20। क्या काम करोगे, 10 छोटा होता है 20 से, भाग दोगे, भाग के लिए पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ाओगे, और 20 पंजे कितने आ जाएंगे भाई 100, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। यहाँ पर भी आएगा मोल, आ क्यों रही है यहाँ पे, क्योंकि भार बटे अणु भार, और जो भार बटे अणु भार हो उसको कहते हैं मोल। वहां पर आया था लीटर, और यहाँ पे निकालते हैं हम किलोग्राम में। अगर ये भी मात्रक नहीं लिख सकते तो सिंपल सा लिखना 0.5 m, m प्रदर्शित करता है मोलकता। वो किस तरह निकाला, सामने आपके। NaOH का भार W दे रखा 10 ग्राम, NaOH का अणु भार हमें 40, किस तरह से निकाला, परमाणु भार पता होनी चाहिए। जिसमें बोला जाए मोलकता के अंदर वो विलायक का भार है, मोलकता को m से शो करते हैं, W × 1000 / m, विलायक का भार ग्राम में। 10/40 1000/500, 0 0 काटे, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 20, पॉइंट लगा 0 बड़ा 100 के 20 पंजे 100, 0.5 मोल पर किलोग्राम। आइए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ अलग तरह के। जैसे कि अब क्या दिया गया है, अभी चीनी के सिरप में 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। अब हमें चीनी के सिरप का भार दिया। चीनी के सिरप का मतलब है कि पानी के अंदर चीनी घोल दी गई, जिसे हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में शीरा। अब कितने ग्राम चीनी घोली गई है, 34.2 ग्राम, और कितना बन गया है 214.2 ग्राम। तो बाकी कौन चीज होगी जिसमें घोला गया होगा, चीनी काय में घोला जाएगा, पानी के अंदर। तो बाकी कौन रह गया भाई, पानी। पानी क्या होगा, विलायक का भार। सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पे चीनी के सिरप का भार। अब ये विलय नहीं है, ये विलयन है, जो चीनी और पानी से मिलकर बना है। हमें चाहिए होता है इसके अंदर विलय का भार। इसका मान तो दिया है 214.2 ग्राम। अब इन्होंने कह दिया कि इसके अंदर चीनी है, यानी कि चीनी का भार। अब जो घोला जाए वो विलय होता है, चीनी के भार, विलय को भार को स्मॉल w से वो बोला गया है 34.2 ग्राम। अब हमें चाहिए विलायक का भार, जबकि ये होता है विलयन का भार। जब दो चीजें आपस में मिली क्या बनेगा, विलयन। विलयन कैसे बनेगा, विलय प्लस विलायक से। अब हमें चाहिए इसमें विलायक का भार। विलायक के भार के लिए हम क्या करेंगे कि विलायक का भार बराबर जितना शीरे का भार उसमें चीनी निकाल दो, बाकी क्या रह जाएगा, पानी। पानी का भार कितना, 214.2 में से माइनस कर दो 34.2 को। देखो माइनस करो क्या आएगा, माइनस करने के लिए पॉइंट नीचे पॉइंट आवे, जो माइनस करने का तरीका। किस तरह से माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे 214.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ भी 2 दिया है, यहाँ कितना दे रखा है भाई 34, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 4 गए 0, एक रह गया, इधर से धाई लेंगे, 11 में से 3 गए 8, या कितना रह गया है, यानी कि 180.0। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, हम लिख देंगे पूरा पूरा 180 ग्राम। हमसे क्या चीज पूछी गई, मोललता हमसे पूछी गई। मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे, मोललता बराबर, मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, जिसका फॉर्मूला W × 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखते हैं मोललता में m डैश। m डैश की वजह पता, कारण क्या, मोललता को शो कर रहे हैं m से, और इसका अनुभार को शो करते हैं m से। अपने समझने के लिए यहाँ m डैश लगा देंगे, m डॉट लगा देंगे, m डिग्री लगा देंगे, और यहाँ आता है विलायक का भार, वो भी ग्राम में। मान लगाओ सारे, W का मान दिया भाई हमें, विलय का भार W है 34.2 ग्राम इंटू 1000। अणु भार निकालना पड़ेगा चीनी का। अब चीनी का हमें फॉर्मूला याद हो, चीनी का फॉर्मूला होता है भाई सुक्रोज, चीनी को कहते हैं C12H22O11। C दे रखे 12, C का भार भी कितना होता है 12, H दे रखे 22, H का भार कितना होता है 1, O दे रखे 11, O का भार होता है 16। 12 12 गुणा करोगे 144, प्लस 22 कम 22, 16 11 गुणा करोगे, कर लेना, आगे 176। तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़कर आगा इसके अंदर 342, यानी कि हमारा m डैश का मान आया है 342। यहाँ कितना लिखेंगे 342, और विलायक का भार कितना था भाई 180 ग्राम।
अब नीचे पॉइंट है नहीं, ऊपर पॉइंट दे रखा, तो पॉइंट खत्म करो और इसमें जीरो बढ़ा दो। 342 से 342 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे बचा 10, नीचे बचा 18। 10 को 18 से भाग दो, बड़ी सिंपल सी बात है, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे, 18 पंजे 90, कितनी बार कटा, 5 बार, बचा कितना 10, फिर पॉइंट लगा के जीरो, 18 पंजे 90, आंसर इज 0.55 मोल पर किलोग्राम। अच्छा भाग देख सकते हैं कैसे दी थी, ऊपर दे रखा था हमें 10, नीचे यहाँ पे दिया था हमें 18, 10 छोटा होता है 18 से, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे, 18 पंजे 90, बचेंगे कितने 10, इसी पॉइंट से कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ाया फिर 18 पंजे 90, बार बार यही वैल्यू आती रहे तो आंसर हो जाएगा 0.55, या फिर जब एक सी वैल्यू आ जाती है तो एक अगली संख्या लिख देते कि 0.56। इस तरह निकाला। चीनी का शीरे का भार दिया था, उसमें चीनी दी थी, हमें विलायक छाटना था तो हमने चीनी के शीरे में से चीनी को माइनस कर दिया, विलायक हमारे पास आ गया और उभार निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। अब क्या हमें क्या दे दी है, मोलरता अब क्या हमें न्यूमेरिकल में दी गई है। मोलरता जिसके आगे भी कैपिटल एम लगा हुआ आ जाए वो मोलरता होगी, जिसके आगे स्मॉल एम लगा हुआ आ जाए वो मोलरता होगी, और जिसके आगे एन लगा हुआ आ जाए वो भी कैपिटल जो नॉर्मलता होगी, जिसे आगे क्लियर करेंगे। अब क्या दे रखा है 0.01 एम सोडियम कार्बोनेट विलियन बनाने के लिए 500 ml विलियन में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो मोलरता एम बना हुआ आ गया, मोलरता दी है तो यहां लिखेंगे मोलरता बराबर, मोलरता दी गई है जिसका मान हमें दिया गया है 0.01। अब हमसे पूछी क्या चीज है कि कितने सोडियम कार्बोनेट 500 ml विलियन बनाने के लिए लगेंगे, ये हमें चाहिए। यानी बाहर पूछा सोडियम कार्बोनेट का, हमें निकालना है W। अब सोडियम कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। 9, 10, 11 में सब फॉर्मूले दिए गए हैं और कुछ फॉर्मूले लिखा भी देंगे और भारी बता देंगे। Na2CO3 का हमें क्या चाहिए, भार तो हमें निकालना, तो हमें अणु भार तो चाहिएगा भाई, अणु भार को शो करते हैं M से। आइए निकालते हैं Na2CO3 का। Na सोडियम 2 दिए तो CO3 कार्बोनेट होता, सोडियम कार्बोनेट, Na2 लिखेंगे, इसका भार होता है, सोडियम का भी बताया था 23 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन दे रखे 3, ऑक्सीजन का होता है 16, 23 दूनी कितने हो जाएंगे भी 46, 12 ऐसे ही और 16 तिया हो जाएंगे 48, 48 12 60, 60 46 106। और भार कितना निकल गया भाई 106। जिस चीज में घोला जाए वो क्या होगा आयतन, मगर यहाँ घोला नहीं जा रही है, बताना कितना घोलना पड़ेगा। तो आयतन हमें दिया है, जितना हमें सॉल्यूशन बनाना है उसका मान दे रखा भाई हमें अपने 500 ml। फिर फॉर्मूला लगाओ कि मोलरता बराबर, मोलरता को शो करते हैं कैपिटल एम से, यहाँ आता है W जिसका हमें मान निकालना इंटू 1000 अपॉन एम होता अणु भार, और यहाँ आता है शॉर्ट में लिख देते हैं आयतन ml में। हमसे क्या पूछा कि मोलरता दे दी, कितना सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, W की वैल्यू हमको निकालनी है। तो M मोलरता का मान लगाएंगे 0.01 बराबर W हमें निकालना है भाई, इसे ऐसे लिखेंगे इंटू 1000, अणु भार हमारा आया 106 और आयतन कितना दिया था हमारा 500। कैलकुलेशन करो, बड़ी सिंपल सी बात है, 500 दूनी 1000, 2 से काटेंगे 106 को, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ऊपर क्या बचा W, नीचे क्या बचा 53, इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा कर लेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0.01 की गुणा करनी हमें 53 से, गुणा करेंगे, गुणा कितनी आ जाएगी 1 की गुणा करनी 53 से, जब 53 की 1 से गुणा करोगे 53 का 53, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, 0 का 0, और हमने बाहर निकाला, बाहर का में निकाला जाता है ग्राम या किलोग्राम में। हमसे इतने यानी हमें 500 ml विलियन बनाने के लिए इतने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ेगी 0.53 ग्राम। आइए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी में का, वो न्यूमेरिकल क्या कहता है। अब क्या क्या दे दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, मोलरता फिर दी क्योंकि हमारा क्या दे रखा कैपिटल M, यानी मोलरता दे दी, कितना विलियन बनाया जा रहा है 250 ml। अब इस अम्ल को कितना घोलें कि 250 ml विलियन बन जाए, वो हमें निकालना है, यानी बाहर निकालना। फिर हम क्या लिखेंगे कि हमें मोलरता दी गई है, मोलरता को शो करते हैं कैपिटल M से, जिसका वैल्यू दिया गया है 0.2, और किसकी बात चल रही, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का क्या चाहिए हमें अणु भार, अणु भार को शो करते हैं भाई स्मॉल m से। आइए निकालते हैं, कैसे अणु भार निकालेंगे, हमें क्या दिया गया H2SO4। अब 2 H दे रखे हैं, H का भार होता है 1 प्लस S का होता है 32,
ऑक्सीजन दे रखे हैं 4, ऑक्सीजन का बार बार आ रहा है 16, 2 एकम 2 प्लस 32 और 16 चौका 64, 32 और 2 34 प्लस के 64, 4 और 4 8, 9 और 6 6 3 9, 98 कितना आ गया भाई इसका अणुभार। अब जितना हमें विलयन बनाना है वो हो गया आयतन, आयतन का वैल्यू दे रखा 250 ml। फटाफट से फॉर्मूला लगाओ कि मोलरता बराबर कैपिटल M के W इंटू 1000 अपॉन M इंटू क्या आगा भाई, शॉर्ट में लिख देते आयतन ml में सब वैल्यू हमें दी गई है। मोलरता आपका हमें दी गई है 0.2, भार हमें निकालना है और यहाँ पे दिया गया है 1000, अणुभार निकल गया इसका 98 और आयतन दिया गया है 250। कैलकुलेशन करो फटाफट से कि 0 से 0 काटो और 25 चौका 100। अब ऊपर बचा 4, नीचे बचा 98, उधर दे रखा 0.2, 98 से अगर कट सकता काट दो, कट जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 98 कटने का नहीं 4 से, इसके बटे में क्या कर दो 1 बटे मान के तिरछी गुणा कर दो। ऊपर क्या हो गया ये 4 W, यहाँ कितना 0.2 इंटू 98। अब क्या काम करेंगे, W ऐसी लिखा रह जाएगा, जो 7 होता बराबर से इधर बटे में जाता तो 0.2 इंटू 98 अपॉन 4। क्या काम करोगे भी, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 2 से काटोगे इस 20 को, 40 को 20 बार कटेगा। ऊपर बचा 98, नीचे बचा 20, 98 को भाग दे दोगे 20 से, 20 तो फाड़ा पढ़ेंगे, 20 चौक कितने होते हैं 80, 4 बार पढ़ा गया, 20 चौक 80, बचा कितना घटा लेंगे 8, यहाँ पे एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ कितना हो गया 180, पूरा पूरा 20 नंबर कितने रहते हैं भाई 180, यानी आंसर इज 4.9। W का मान कितना निकल कर आ जाएगा 4.9 ग्राम। ये क्या निकलेगा कि इतना सल्फ्यूरिक अम्ल हमें घोलना पड़ेगा 250 ml विलियन में। ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिए गए। परासरण दाब के नियम, अब परासरण दाब के 2 नियम थे, एक बायल वान हाफ नियम, एक चार्ल्स वान हाफ नियम। अब बायल ने अपने नियम के अंदर क्या बताया उसके बारे में पढ़ते हैं। बायल ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब को प्रदर्शित करते हैं P से और पाई से भी। विलयन की सांद्रता को शो करते हैं कैपिटल C से समानुपाती होती है। एक तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता होने चाहिए। अगर कोई भी किसी के समानुपाती होती उसका मतलब रहता, जैसे यहाँ पर ही समानुपाती है, परासरण दाब समानुपाती है भाई, परासरण दाब समानुपाती है सांद्रता के। अब सांद्रता को शो करते हैं C से, तो इसका मतलब ये होगा जितनी सांद्रता बढ़ाई जाए उतना परासरण दाब बढ़ेगा, या फिर जितना परासरण दाब बढ़ाया जाए उतनी सांद्रता बढ़ेगी। और सांद्रता C बराबर होता है बच्चों भाई, सांद्रता C बराबर होता है विलय के मोल, और मोल बराबर भी पता होना चाहिए भाई, मोल बराबर होता भार बटे अणुभार, और आयतन लीटर में, ये सांद्रता बराबर होता है। अगर हम इसे इनके सिंबल से लिखें तो मोल को शो कैसे करते हैं भाई N से, और आयतन को शो करते हैं V से। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि परासरण दाब समानुपाती होता है मोल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। किस तरह से, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि P समानुपाती मोल और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम ये लिखें, या फिर यदि मोल या फिर 1 मोल V लीटर आयतन में उपस्थित हो, तो मोल कितने हैं भाई 1 मोल, यानी N का मान कितना हो जाएगा 1, तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, जितना आयतन बढ़ाओगे उतना परासरण दाब घटेगा, या फिर जितना परासरण दाब घटाओगे उतना आयतन बढ़ेगा। क्या बात बताई बायल ने, उन्होंने ये बोला कि किसी स्थिर ताप पर, कंडीशन है ताप बदले नहीं, ताप एक तापमान रहे स्थिर,
स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता को शो करते हैं C से और परासरण दाब को शो करते हैं P से या पाई से। P समानुपाती C सांद्रता के और C बराबर होता है विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में, और मोल को शो करते हैं N से। N बराबर होता है W अपॉन M, भार बटे अणु भार। पहले स्टार्टिंग से यही बात बताते चले आ रहे हैं कि समानुपाती होगा N। अब उसके बाद यदि 1 मोल V लीटर आयतन में उपस्थित हो, 1 मोल V लीटर आयतन में उपस्थित हो, तो N का मान हो जाएगा 1, तो P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/V के। बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम को मिलाकर एक समीकरण बनती से बोलते हैं वांट हाफ समीकरण या फिर गैस समीकरण, जिनके एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। अब दूसरा नियम दिया था भाई चार्ल्स ने। अब चार्ल्स ने क्या बात बताई कि स्थिर सांद्रता पर, वहां पर ताप स्थिर था, यहाँ पर सांद्रता चेंज नहीं होगी, जितनी सांद्रता एक्चुअल उतनी ही रहेगी। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप या फिर ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती के लिए बात याद रखेंगे इसमें, क्योंकि नियम किसके हैं ये? नियम है ये परासरण दाब के, और परासरण दाब समानुपाती है यहाँ पर परम ताप के तापमान के। अब उसके बाद वहां पे स्थिर ताप था, यहाँ पर स्थिर सांद्रता है, और दोनों ही किसके नियम है? परासरण के। बायल वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम, परासरण दाब ज्ञात करने के दो नियम है, जिसको मिलाकर एक समीकरण बनती है वांट हाफ समीकरण। फॉर्मूला आता है उसका पीवीएम बराबर डब्ल्यूएसटी। आता किस तरह से वो देख लेते हैं भाई। अब क्या लिखा? वांट हाफ समीकरण उपरोक्त नियमों के आधार पर, यानी जो जो नियम अभी हमने पढ़े हैं उनके आधार पर वांट हाफ गैस समीकरण की भांति विलयनों का व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए विलयन समीकरण का निर्माण किया गया। अतः हम ये भी कह सकते हैं ऐसी समीकरण जो बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम का पालन करती है वांट हाफ समीकरण कहलाती है। दोबारा सुनो, ऐसी समीकरण जो बायल वांट हाफ नियम तथा चार्ल्स वांट हाफ नियम का पालन करती है वांट हाफ समीकरण कहलाती है। किस तरह से भाई? देखो, पहली बात इसने बताई थी, बायल ने क्या लिखेंगे? बायल वांट होफ, या हाफ भी पढ़ लो, ऐसे प्रोनाउंस कर दो, के नियम से क्या नियम बताया था भाई? दो तरह से नियम निकल कर आया था। एक आया था P व्युत्क्रमानुपाती किसके? V के, यानी P क्या बात बताई थी? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, और सांद्रता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। यदि मोलों की संख्या या फिर 1 मोल 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, n का मान 1, सूत्र बन का आता P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती आयतन की जितना आयतन बढ़ाओगे उतना परासरण दाब घटेगा, या फिर जितना परासरण दाब बढ़ाओगे उतना आयतन बढ़ेगा। That's all। अब दूसरा नियम दिया भाई चार्ल्स ने क्या बात बोली? चार्ल्स ने बताया, चार्ल्स वांट हाफ नियम लिख देंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में भी थे ये। चार्ल्स वांट हाफ नियम से उन्होंने बताया कि स्थिर सांद्रता पर या फिर क्या बोल देंगे, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। फॉर्मूला आगा, या फिर परासरण दाब समानुपाती होता है उसके आयतन के। अब इसे कर देते हैं हम समीकरण 1, ये आ जाती है हमारी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाकर बनेगी वांट हाफ समीकरण। क्या बताया? वांट हाफ समीकरण किसे कहेंगे भाई? ऐसी समीकरण जो बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम का पालन करती है वांट हाफ समीकरण कहलाती है। क्या लिखेंगे भाई? समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों ही P के समानुपाती है। समीकरण 1 व 2 से क्या आगा? P समानुपाती या फिर व्युत्क्रम, दोनों का चिन्ह एक ही होता है। T ऊपर है, T लिखेंगे, V नीचे है, V लिखेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे? अगले पेज पे देख लेते हैं क्या निकल कर आया था कि P समानुपाती किसके भाई? T अपॉन V के। P अपोन में है, क्या हो सकता है? P V समानुपाती PV समानुपाती T के। यदि
या फिर जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और यहां पर आता है गैस नियतांक, जिसे बोलते हैं विलियन नियतांक, यानी कि पीवी बराबर एस टी। और याद रखेंगे एस को आर से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं गैस नियतांक। गैस नियतांक या विलियन नियतांक। विलियन नियतांक, और नियतांक की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, एस या आर बराबर मान आएगा 0.0821। मात्रा का भी देखेंगे क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब समीकरण क्या बन गई, पीवी बराबर एस टी। यदि मोलों की संख्या n हो तो, यदि मोलों की संख्या n हो तो समीकरण बन के आ गई बच्चों पीवी बराबर NST। और ये बड़ी पुरानी बात है, n होते हैं विलय के मोल और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, n बराबर क्या होता है भाई, W/m। n बराबर मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्या लिख सकते हैं इसको कि पीवी बराबर n की जगह क्या लिख दो, W/m, और यहां पर क्या लिख दो, ST, यानी कि m बटे में है। समीकरण क्या बनकर आ सकती है भाई कि PVM बराबर WST। और एक चीज और थी, एक समीकरण और बन सकती है सांद्रता के पदों में। n क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी समीकरण याली बन के आई है, इसके अकॉर्डिंग एक चीज और एक फॉर्मूला और आ सकता है बच्चों। किस तरह से, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि P बराबर N/V और यहाँ पे ST। और ये बात बताई थी आप सबको कि हम N/V बराबर क्या होता है, N/V बराबर होता है भाई C। क्या लिखेंगे, N/V बराबर होता है C। और C क्या होती है, सांद्रता। एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं कि P बराबर CST। और सबके मान पता होने चाहिए कौन क्या चीज है। समीकरण बन के आई थी PVM बराबर WST। P होता है परासरण दाब, V होता है आयतन, और आयतन भी लीटर में। M होता है विलय का अणुभार, W होता है भार, S होता है गैस नियतांक या विलयन नियतांक, जिसका मान होता है 0.0821। मात्रक निकाल लेंगे, मात्रक निकालने का तरीका क्या रहेगा, एस इधर ले आओ, PVM अपॉन क्या हो जाएगा WT। M अणुभार है, मात्रक होगा ना, P का मात्रक होगा वायुमंडल, V होगा लीटर, M का होगा ना W होगा भार यानी ग्राम, T होगा भाई ताप भी काय में, केल्विन में। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमें सोल्व करने थे, दोबारा सुन लो। परासरण दाब के दो नियम है, बायल-वार्न-हाफ नियम और चार्ल्स-वार्न-हाफ नियम। बायल ने क्या बात बताई थी, बायल ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और सांद्रता हमारी क्या होती है, यानी कि P समानुपाती था भाई किसके, P समानुपाती था C के। और C बराबर होता है विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। अगर हम सिंबल के रूप में लिखे तो C बराबर होगा N/V के। फॉर्मूला बनकर आएगा P समानुपाती N/V। या फिर यदि 1 मोल V लीटर आयतन में उपस्थित हो, क्या लिख देंगे यहाँ पे, उपस्थित हो, तो P समानुपाती आ जाएगा 1/V के। इसे क्या बोल देंगे, अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसे कहेंगे, जब उसका उल्टा हो, व्युत चले विलोम। जितना आयतन बढ़ाओगे उतना परासरण दाब घटेगा, फिर जितना परासरण दाब घटाओगे उतना, जितना परासरण दाब बढ़ाओगे उतना आयतन घटेगा। और दूसरा नियम था भाई चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने क्या बताया, सिर्फ पलट दो उस बात को, उसमें स्थिर ताप था, इसमें स्थिर सांद्रता होगी। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परमताप के समानुपाती होता है। अब P समानुपाती हो जाएगा T का, P होता है परासरण दाब। इसे पाई से भी शो कर दे, कुछ बुक्स के अंदर पाई दिया हुआ, कुछ बुक्स के अंदर P दिया हुआ। ताप तो है ही T, टेम्परेचर T से शो करेंगे। उसके बाद वार्न-हाफ समीकरण ने क्या बात बताई कि ऐसी समीकरण जो बायल-वार्न-हाफ नियम और चार्ल्स-वार्न-हाफ नियम का पालन करती है क्या कहलाती है, वार्न-हाफ समीकरण कहलाती है। तो दोनों नियमों से लिखता है, बायल-वार्न-हाफ नियम से P व्युत्क्रमानुपाती 1/V या फिर P समानुपाती
C, और C बराबर होता है n अपॉन यदि मोलो, यदि 1 मोल उपस्थित हो 1 लीटर आयतन में तो n का मान 1 क्या आ जाएगा, P व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन V, चार्ल्स वॉन हाफ नियम से P समानुपाती T, समीकरण 1 या 2 से। अच्छा ये चीज 2 बार लिख दी, क्यों लिख दी, इस पेज पे लिख दी, नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है ताकि पता रहे किस तरह से आया था। तो P समानुपाती T अपॉन V, V बटे में इधर आकर 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैथ P समानुपाती T के P बराबर ST, S क्या हो, गैस नियतांक या फिर विलियन नियतांक, जिसका मान होगा 0.0821 मात्रा होगा केल्विन किलोग्राम प्रति लीटर। और उसके बाद यदि मोलों की संख्या n हो तो PV बराबर NST, n बराबर होता है W अपॉन M भार बटे अणु भार, फॉर्मूला आएगा PV बराबर W अपॉन M, ST M बटे में है बराबर से इधर गुणा में जाएगा तो फॉर्मूला बन गया PVM बराबर WST, P होगा परासरण दाब, V होगा आयतन, M होगा अणु भार, W होगा विलय का भार, S होगा गैस नियतांक या फिर विलयन नियतांक जिसका मान होता है 0.0821 और T होगा भाई ताप। दूसरी चीज क्या थी, अगर हम क्या करें भाई, इस समीकरण के अकॉर्डिंग PV बराबर NST, ये 1/2 समीकरण एक्चुअल, अब उसमें क्या होता है भाई, N बराबर होता है या फिर N बराबर क्या रहता, भार अपॉन अणु भार। अब हमने क्या काम करा, n बराबर भार बटे अणु भार लिखा, v इधर मल्टीप्लाई जब बराबर से इधर लेकर जाओगे तो बटे में जाएगा, फॉर्मूला बन गया क्या आएगा, p बराबर n अपॉन st, और ये जो होता है n अपॉन v किसके बराबर होता है, सांद्रता के, तो एक समीकरण बन के आ गई p बराबर CST। अब दोनों ही समीकरणों से न्यूमेरिकल से देखेंगे पहला। अच्छा उससे पहले कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी सी जैसे दिया गया है सम परासरी विलयन, सम एक जैसा, सम परासरी ऐसे विलयन जो समानता पर समान परासरण दाब रखते हैं, परासरण सम परासरी विलयन कहलाते। बड़ी सिंपल सी बात बताई, ऐसा विलयन जिनका ताप भी समान हो और परासरण दाब भी समान हो, इस तरह से कि T1 बराबर क्या हो भाई, T2 हो और P1 बराबर P2 हो, T1 बराबर T2 और P1 बराबर P2, यानी दोनों चीजें समान हो। अब उसके बाद अच्छा एक परिभाषा हो रहा है इनके बाद में, ऐसी सुन लो उसे, एक आगा अल्प परासरी, एक आगा अति परासरी, जिसका परासरण दाब ज्यादा हो वो अति यानी ज्यादा, एक आगा अल्प परासरी, अल्प यानी कम, जिसका परासरण दाब कम हो वो अल्प परासरी, जिसका परासरण दाब ज्यादा हो वो अति परासरी। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सन डलवी दिखाई दे रहे हो, यूपी 2018-2024 पिछले साल ही न्यूमेरिकल आया है। ये न्यूमेरिकल ने क्या बोला है कि यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर, यूरिया का भार हो गया भाई 1 ग्राम प्रति लीटर, जलीय विलयन का 15 डिग्री सेल्सियस, हम डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे केल्विन में, और 0.4 वायुमंडल है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, काय की यूनिट है ये, दाब की। यूरिया का अणु भार याद कीजिए, यूरिया का अणु भार तो पता भी होता है भाई, NH2CO NH2 60 आना चाहिए, तो आंसर भी इसी के आसपास आ गया, अणु भार पूछा तो वैल्यू लिखो, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है भाई, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी हैं। सबसे पहले यूरिया के 1 ग्राम, तो यूरिया का भार और भार को प्रदर्शित करते हैं बच्चों W से, W का मान दिया है 1 ग्राम, उसके बाद प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर, तो V का मान हो जाएगा भाई 1 लीटर। उसके बाद विलयन का 15 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस दिया है, टेम्परेचर काय में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में, यहाँ पर हम सभी ऐसा यूनिट में ले रहे थे, यहाँ पर आगा केल्विन, तो T बराबर आगा भाई 15 डिग्री सेल्सियस, और पढ़ा होगा पहले अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 जोड़ दोगे, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो 273 में से माइनस कर दोगे, तो क्या लिखेंगे, T बराबर डिग्री सेल्सियस में दिया था, केल्विन बनाओगे तो 273 ऐड कर दोगे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक दिए गए हैं, क्या आ जाएगा, 273 में 15 जोड़े कितना हो गए भाई 288, केल्विन का क्या बना देंगे हम, K बना देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है 0.4 वायुमंडल प्रेशर, यानी दाब की यूनिट दी है भाई, परासरण दाब की यूनिट कितनी, वायुमंडल, वायुमंडल को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में क्या लिख देंगे ATM, यानी P को पाई से प्रदर्शित करते हैं, परासरण दाब को बात याद रखेंगे, कुछ किताबों में पाई बनाया गया, कितना मान दिया है इसका 0.4 ATM, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, थोड़े तो अंग्रेजी बनो। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, हमसे अच्छा एक मान और हमारे पास होता है भाई, वो मान काय का है R या S का, जिसकी कितना वैल्यू होती 0.0821,
0.0821। ये S का मान फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है इसका PVM बराबर WST या फिर P बराबर CST। किसी भी तरह से कान पकड़ लो, इधर से कान पकड़ लो, सारे मान हमें लगाने हैं और हमें अणुभार निकालना कैसे भी करके यूरिया का, और यूरिया का अणुभार होता है 60। निकाल के भी देख लेंगे, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, PVM बराबर WST, P परासरण दाब, V आयतन, M अणुभार, W भार, S विलयन स्थिरांक, T ताप। हमसे पूछा है अणुभार, तो अणुभार के लिए हम ऐसी लिखा रहने देंगे, जो साथ होते बराबर से इधर बटे में जाते, तो बटे में कौन कौन जाएगा, एक तो साहब P जाएगा, एक साहब V जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, W बचेगा, S बचेगा और T बचेगा। ये फॉर्मूला बन गया। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा भाई, M बराबर W का मान चेक कर लें, कितना दिया था W का मान, W का मान है 1, V का मान है, V आयतन भी 1 है, T 288, P 0.4 और S तो पता ही है 0.0821। सबके लगाओ, W 1 था, S का मान होता है 0.0821, T था हमारा 288 प्यारे बच्चों, और P का मान था 0.4 और V का मान था 1 लीटर। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का मेथड वही पुराना वाला। कौन सा पुराना भाई, अरे वीडियो पढ़ा है कि पॉइंट खत्म कर दो, जिस भी तरह से तुम कैलकुलेशन करना जानते हो वैसे करियो। पॉइंट खत्म करना चाहते हो, पॉइंट खत्म करिए, 0 बढ़ाइयो, अगर आगे पीछे है, पॉइंट खत्म करा, 0 बढ़ा दिया। अब हम क्या काम करेंगे भाई, 4 से काट लेंगे इसको, बोले 4 ही कम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 0 का 0। M बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0.0821 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 720 से। मल्टीप्लाई का क्या मेथड रहेगा भाई, 72 कर लो 821 से, 0 का 0 लिख देंगे, बड़ा सिंपल सी बात है भाई। आप 72 की तो कर सको, 72 का पढ़ा तो मेरे भी याद ना भाई। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 का 4 और 7 अट्ठे 56 और 1 57, 2 7 4 11 का 1, 6 4 10 और हासिल का 11 का 1, 7 और 1 8 और हासिल का 1 9 और 5 का 5। एक 720 में कौन था भाई, एक हमारे पास 0 भी था। अब पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है भाई 4 के बाद। देखो 1 2 3 4, पॉइंट कहां लगाएंगे, यहां पॉइंट आगा, आंसर क्या आगा 59.1120, यानी हम क्या लिख सकते हैं भाई 59.11। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, यूरिया का अणुभार। और यूरिया का अणुभार भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। N का परमाणु भार 14, H दे रखे हैं 2, H का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्यारे बच्चों, N का 14, फिर उसके बाद H दे रखे हैं 2, H का परमाणु भार 1, 14 ऐसे 2 ही कम 2, 2 का पढ़ा याद होगा, 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 14 और 2 16, 14 और 2 16, 16 16 32, 32 और 16 48, 48 और 12 60। किसके आसपास बैठ रहे आप ये 59.11 के करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ो। उसके बाद हमें दिया किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। 2019 2023 दो बार न्यूमेरिकल आ चुका है, न्यूमेरिकल आना है 100%। इसमें का एक न्यूमेरिकल जरूर, 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर। किसी पदार्थ के 100 ml मिले 4.5 ग्राम पदार्थ शिवलिंग पर असला दाब 3.2 पदार्थ का अणुभार 342 हो, तो एस के मान की गणना। अरे क्या बात पूछ ली, एस का मान पूछ ले, एस का मान तो पता ही है कितना हो, एस का मान 0.082। मात्रक की बात चल रही, तो मात्रक बताएंगे क्या होता है इसका। एस का मान निकालना तो इसके आसपास आना चाहिए। यूरिया का अणुभार कितना था, 60 कितना है हमारा 59.11, तो ऐसे इसके पास ही आना चाहिए, 0.0821 आ जाए या फिर 0.083 आ जाए, आंसर करेक्ट होगा। देखो कैसे, अगर इसका भी आंसर कैलकुलेशन ना करने से डायरेक्ट लिखे हो, क्योंकि ये चीज तो पता ही है भाई कितना आंसर आना है। मान लिखो सबसे पहले किसी पदार्थ के 100 ml, V का मान दिया है भाई 100 ml
और ये बता दिया दोनों ही बायल वान हाफ नियम और चार्ल्स वान हाफ नियम आयतन को लीटर में लेते हैं। तो V बराबर आ गया भाई, अगर हम ml का लीटर बनाएंगे तो भाई साहब 1000 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, क्या आ जाएगा, जब 1 को 10 से काटोगे 0.1 लीटर आयतन आ गया। 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है। अब पदार्थ हमें क्या, तो कुछ कोई पदार्थ हो, हमें तो मान से मतलब है। कितना मान दिया, 4.5 ब्लैक का भार दिया। उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया, टी का मान 20 डिग्री सेल्सियस। तो टी बराबर क्या करेंगे भाई, 20 में कितना जोड़ दोगे, 273। तो टी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 293 केल्विन। ठीक आ गया। और परमाणु दाब पी का मान या फिर पाई से भी शो करते हैं, जिसका मान दिया है 3.2। वायुमंडल को शॉर्ट में क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, ATM। और अणु भार भी लिख के दिया। अरे भाई सब चीज तो दे रखी है भाई, पूछा गया है, पूछा है, जो हर बार दिया हुआ होता है, अब क्या वो पूछा है। m बराबर 342, सारी वैल्यू हमारे पास है। एक बार दोबारा सुन लो, 20 ml को चेंज करा लीटर में, 1000 से भाग दी, 0.1 लीटर, भार 4.5 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करा 293, पी का मान 3.2 वायुमंडल और एम का मान 342। कैलकुलेशन इसी पेज पर करना, अगले पेज पर, अगला पेज देख लो। चलो फॉर्मूला तो पता ही है भाई, क्या रहता, फॉर्मूला रहता है पीवीएम बराबर, पीवीएम बराबर रहता भाई फॉर्मूला WST। मान पूछा है S का, फॉर्मूला जो साथ होते हैं वो अपोन में जाते हैं बराबर से इधर। तो पीवीएम बराबर फॉर्मूला क्या आएगा भाई, पीवीएम बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, साथ कौन है इसके, W और T। मात्रक को कह रहे थे ना, मात्रक क्या होगा, देखो ऐसी मात्रक बन जाएगा, S बराबर लेगा सब चीज है। P का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल, V का मात्रक लीटर, M अणु भार है, इसका लिखते नहीं मोस्टली, W क्या भार और T क्या है, T क्या है टेम्परेचर यानी कि केल्विन। क्या लिखेंगे मात्रक, अगर हमें मात्रक बताना हो इसका क्या क्या मात्रक आएगा, P क्या आएगा भाई, शॉर्ट में लिखे दे रही हूं, ATM, V आयतन यानी कि क्या आएगा भाई लीटर अपॉन या प्रति, W ग्राम और केल्विन का K, ये मात्रक आएगा। यानी कि S बराबर वैल्यू लगा लो सब, किसका क्या क्या मान दे रखा है, S का मान हमें निकालना है, वैल्यू लगा लेंगे भाई। P का मान हमें कितना दिया था, नहीं याद रहे, पिछले वाले पेज में हमारे लिखा हुआ, P का मान कितना भाई 3.2, P का मान 3.2 और V का हमारा आया था 0.1, M अणु भार दिया था हमें 342 और W कितना दिया था भाई, W भी देख लो भाई, W हमें दिया था 4.5, विलय का भार 4.5 और T कितना निकल के आया था भाई हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, 293 दिया था हमें T। ना मेरा यकीन है तो भैया देख लो पीछे को, कितना है 293 केल्विन। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करना चाह रहे हो कर लो ना, इसका मान हमें पता है कितना होता है 0.0821 या फिर 0.083। कैलकुलेट करने का तरीका वही पुराना वाला, पॉइंट से पॉइंट खत्म करोगे, एक पॉइंट ये है, कहीं को जीरो बढ़ा दोगे किसी के भी अंदर, मान लो जीरो हमने यही बढ़ा दिया, काटोगे 3 से काट लो, 3 से काटो, 3 कम 3, फिर 3 कम 3, एक 3 चौक 12, इसे काटा 3 से, 3 कम 3, एक बचा, 3 पंजे 15, जीरो का 0 और कट सकता, 2 से 32 को उड़ा दो 16 बार, 2 से 150 को उड़ा दो 75 बार, आधा लिख दिया डायरेक्ट भाई, 2 7 14, 2 5 10। और कुछ कट सकता नहीं कट सकता, लिख दो क्या क्या बचा, हमारा बचा 16 इंटू 114 या 114, नीचे हमारा बचा 75 इंटू 293 और इन सब की कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 0.0821 या फिर 83 भी लिख सकते हैं। और ये इतना लिखना चाह रहे हैं तो 821 मात्रक बताया था, क्या क्या मात्रक बन का आता है भाई, वायुमंडल, चलो पूरा ही पूरा देख लो, मात्रक वायुमंडल, और क्या था वायुमंडल के बाद भाई लीटर प्रति ग्राम, और केल्विन का क्या बना दूं, के बना दूं,
ये है भाई हमारा S, जिसे हम बोलते हैं विलियन स्थिरांक या फिर गैस नियतांक 0.0821। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल आ रहा है, कोई टेढ़ा सा न्यूमेरिकल ना आ रही है, देखते हैं कभी टेढ़ा हो कोई। लो जी, कहते हैं टेढ़ा न्यूमेरिकल हाजिर है तुम्हारे सामने। क्या लिखा, 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब P का मान निकालना। दो तरह से न्यूमेरिकल लिखा हुआ, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस डेसीमोलर, डेसी कहते हैं 10 को, यानी कि 1/10, या फिर m/10, m की जगह मोल है, 1/10 n का मान हो जाएगा। अब क्या पूछा, परासरण दाब। दो बार न्यूमेरिकल आ चुका, 2017 2023, वही न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। क्या लिखेंगे भाई, यहां लिख देंगे, दिया है हमें, अरे क्या दिया है, दिया है हमें n बराबर 1/10। अरे मोलों की संख्या, मोल बराबर भार बटे अणुभार, m की जगह क्या ले लिया 1, नीचे बटे में क्या दे रखा 10, या फिर क्या लिख दिया उसे डेसीमोलर, डेसी कहते हैं 10 को। सेमी मोलर क्या होता, 5 लिख दो, 0.5 आ जाएगा, 1/2, जैसे नॉर्मल तक सवाल में करा था। n का मान इतना हो गया भाई, और t का मान कितना दे रखा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 27 प्लस के 273, जोड़ दोगे दोनों कितना आएगा, 300 केल्विन। तापमान हमें नहीं दिया हुआ तो प्रति लीटर V का मान 1 लीटर। और यूरिया की बात चल रही, यूरिया का अणुभार कितना होता है, बताया होता था अभी, यूरिया का अणुभार होता है एक्चुअल पूरा 60। फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला लगा देंगे भाई, P बराबर CST, ये भी तो फॉर्मूला बनकर आया था। और याद रखना C बराबर होता है N/V। क्या फॉर्मूला बनेगा, P बराबर N/V, और यहां पर क्या बच्चों, ST। क्लियर है बात, सारे मान लगा दो कि P बराबर, N का वैल्यू कितना दिया था भाई, 1/10, सबका मान लिख रहे हैं। अब S का मान तो पता ही है 0.0821, और T का मान कितना था भाई 300, 1/10 N का। V का कितना था भाई 1 लीटर, यानी कि 1, 0 से 0। P बराबर क्या आएगा भाई 0.0821 की मल्टीप्लाई 30 से होगी। क्या काम करेंगे भाई, 0 का 0 लिख देंगे, 3 ही कम कितना लिखेंगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। कितने के बाद पॉइंट है भाई, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है। आंसर कितना लिख देंगे भाई, करेक्ट पॉइंट के 2 संख्या तक लिख देते हैं, 2.46। परासरण दाब निकाला, मात्रक क्या होगा इसका, ATM। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, छोटा सा, कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ी, और 2 बार न्यूमेरिकल आए बाद दोबारा समझेंगे क्या क्या दिया था। हमें दिया था m/10 मोलर, यानी कि 1/10 मोलों की संख्या। इस तरह समझ में ना आ रही है तो अथवा करके भी लिखा, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यानी कि m/10 या फिर 1/10, यानी कि 0.1। n बराबर 1/10, t बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बनाया 273 को इसमें जोड़ दिया, v 1 लीटर और m का मान 60। उसके बाद फॉर्मूला लगाया P बराबर CST या फिर PVM बराबर WST भी लगा दे, W/M होता है भाई n, और n बराबर क्या होता है, n बराबर W/M, और n/V बराबर किसके होता है, C के। तो n/V बराबर क्या हो गया भाई ST के। तो P के सारी वैल्यू लगा दी, 0 से 0 काट दिया, 30 की गुणा कर दी, 0.0821 से गुणा कितना है 2.4630। पॉइंट के 2 संख्या तक लिखते, हमने कितना लिखा 2.46। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, और 3 नंबर में न्यूमेरिकल से 2 बार पूछा गया है। इसके बाद न्यूमेरिकल आता है भाई, अरे मान न दिया कोई भी, 5 फिर से लिख के छोड़ दिया, क्या दिक्कत है। अच्छा, इन सवालों में हाइड किया जाता है, भार अनुसार होता है। कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा कि न्यूमेरिकल में छिपाया गया है कि भार अनुसार है। अतः करेक्ट क्या है कि 5% भार अनुसार, W/V करके लिखेगा, V आयतन, W भार। क्या पूछा, 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया का परासरण दाब P का मान निकालना। भाई फिर क्या वैल्यू लिखेंगे भाई, सारी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या क्या किस किस की दे रखी है, हमें दे रखा सबसे पहले T का वैल्यू। T कितना दिया भाई 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 को काय में चेंज करो, केल्विन में। 27 में कितना जोड़ोगे प्यारे बच्चों, 273
तो टी का मान कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और कोई जितने प्रतिशत होता है उतना ही ग्राम होता है, तो डब्लू का वैल्यू 5 ग्राम और यूरिया का अणुभार ही पता ही कितना होता है, बार बार आ रहा है 60। और जितने भी प्रतिशत वाले होते हैं वो 100 ml के अंदर घोले जाते हैं प्रति 100 ml। तो ml को चेंज करेंगे केल्विन में और सॉरी लीटर में, क्या आएगा V बराबर 100/1000 से भाग दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो V का मान आएगा भाई 0.1 लीटर। और S का वैल्यू हमें पता कितना रहता है, S का 0.0821 मात्रक क्या होता है भाई इसका, वायुमंडल लीटर प्रति ग्राम केल्विन। क्या क्या, वायुमंडल लीटर, वायुमंडल लीटर प्रति ग्राम और केल्विन का के। सारे मान हमारे पास हो गए। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे भाई फिर से कि पीवीएम बराबर WST, पीवीएम बराबर WST। और हमसे पूछा है परासरण दाब P का मान, P का मान कितना हो जाएगा भाई, हमसे पूछा है परासरण दाब P का मान, तो P बराबर हो जाएगा WST जो 7 होता है बराबर से इधर अपोन में आता है VM नीचे आ जाएगा, तो मान हो जाएगा P बराबर W का मान दिया था 5, S का मान था 0.0821, T का मान कितना था भाई 300 केल्विन, आयतन कितना निकल के आया 0.1 और M अणुभार था भाई 60। पॉइंट खत्म करोगे, 0 बढ़ाओगे, 0 से 0 काटोगे और क्या काम करोगे, इसके बाद 6 पंजे 30, 0 का 0, फिर क्या काम करोगे 5 पंजे 25 और 0 का 0, यानी कि 250 की मल्टीप्लाई करोगे 0.0821 से। 25 का पहाड़ा सिंपल सा है, क्या लिखोगे, याले 0 का 0 लिख दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, याले 0 का 0 लिखने के बाद 25 ही कम 25 का 5, 25 दूनी 50 और हासिल के 2, 50 और 2 52 का 2, 25 अट्ठे 200 और 200 और हासिल के 5 कितने हो जाएंगे भाई 205। कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट दिया था, देखो बच्चों इसमें इधर से 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ आएगा 20 के बाद। वायुमंडल को क्या लिख देंगे शॉर्ट में ATM, या फिर हम आंसर लिखे कि 20.52। बात खत्म, क्लियर है। प्रतिशत मात्रा की निकालोगे तो हाइट रहती छिपो भी रहती है कि भार अपोन आयतन। अगला न्यूमेरिकल में 17 डिग्री सेल्सियस पर फिर यूरिया दिया गया, यूरिया पीछा नहीं छोड़ लिया भाई। 10% विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। फिर परासरण दाब निकालना, पहले दिया था 5%, उसकी जगह क्या कर दिया 10%। पहले दिया 17 डिग्री सेल्सियस 27, अब दे रखा 17 डिग्री सेल्सियस। अणुभार लिख के दे रखा 60। 2 बार न्यूमेरिकल आया 2018 2024 में आना है न्यूमेरिकल। देखो भाई टी का मान कितना दे रखा 17 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिखेंगे भाई T = 17 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को चेंज करोगे केल्विन में, 273 को उसमें जोड़ दोगे, 27 नहीं भाई 17 कितना है 17 डिग्री सेल्सियस। तो T बराबर क्या आएगा भाई 17 प्लस के 273, क्या लिखोगे 273, 17 जोड़े 290 केल्विन। हमें इतना काम तो आता ही होगा। 10% वही चीज बोली थी, इसमें हाइट रहता है भार और आयतन। 10% यानी कि 10 ग्राम यूरिया का अणुभार भी हाथों हाथ ही निपटा देंगे 60, और आयतन भी लिख दो कितना 100 ml लिखोगे, ml को चेंज करोगे प्यारे बच्चों लीटर में, तो 1000 से भाग दोगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 1/10 यानी कि 0.8 लीटर। और एस का मान तो पता ही कितना होता 0.0821। बार बार मात्रक क्या लिखोगे, इतना बड़ा मात्रक है। देखो भाई फॉर्मूला लगाएंगे भाई कि पीवीएम बराबर WST। फिर हमसे परासरण दाब पूछा गया, पीवीएम बराबर WST। P इधर ही रहने देंगे, जो 7 होते हैं अपोन में जाते हैं, V और M बटे में जाएंगे, WST ऊपर रहेगा। सबका मान लगाओगे
W था 10, S था 0.0821, T है 290, बट T है 290, T कितना है भाई 290, V 0.1, अणु भार यूरिया की बात चल रही है क्या 60। कैलकुलेशन करोगे, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दोगे, जीरो से जीरो काट दोगे, 229 6 से कट सकता है, 6 चौक कितने होते हैं 24, बचेगा कितना 5, नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा तो क्या काम करेंगे भाई, P लिखेंगे, उसके बाद 10 की गुणा 29 से अगर 290 से करोगे ये कितना हो जाएगा 2900 गुणा 0.0821 बटे में कितना है 6। देखो दो तरीके होंगे, एक तरीका क्या होगा कि दोनों की गुणा कर लो, 6 से भाग कर दो, एक तरीका क्या होगा पहले 6 से भाग दे दो, कोई सी एक संख्या को, इसमें आसान है देनी, इसमें दे लेंगे और फिर दोनों के आपस में गुणा कर दो, गुणा करो भाई इसकी, चलो भाग 200 6 से, 6 चौक 24, बचे कितने 5, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 6 अट्ठे 48, बचे कितने तो इसके आगे आ जाएगा 20 हो जाएगा 36, 18 बचे कितने 2, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे 36 18, यही वैल्यू आती रहेगी भाई, यानी कि ये आ जाएगा 483.33 या 3 एक बार लिख दो 0.0821 0.0821 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आ गई 39.68। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है परासरण दाब, जिसका मात्रक होता है वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि ATM शॉर्ट में लिखेंगे। क्लियर है सब कुछ। ये हमारे क्या क्या टॉपिक थे, परासरण दाब के 2 नियम थे जिन्होंने हमें परासरण दाब याद करना बताया, एक बायल साहब थे एक चार्ल्स साहब थे, दोनों ने एक एक बातें बताई थी कि स्थिर ताप पर बायल की बात थी, किसी विलयन का परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, P समानुपाती C होती है सांद्रता, सांद्रता C बराबर होता है N/V, N होता है मोल, V होता है आयतन, यदि 1 मोल हो तो P व्युत्क्रमानुपाती आएगा 1/V के। फिर चार्ल्स ने एक बात बताई थी कि स्थिर किस पर भाई, उसमें ताप इसमें सांद्रता स्थिर होगी, स्थिर सांद्रता पर किस, या फिर स्थिर आयतन भी कह सकते हैं, स्थिर आयतन स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, P समानुपाती T के। वान हाफ समीकरण दोनों को मिलाकर बनाई जाए हम गैस समीकरण भी कहते हैं, ऐसी समीकरण जो बायल वान हाफ नियम और चार्ल्स वान हाफ नियम का पालन करती है, वान हाफ समीकरण कहलाती। समीकरण 1 व 2 से P समानुपाती C के, P समानुपाती या P व्युत्क्रमानुपाती 1/V के, P समानुपाती T के, दोनों समीकरणों को मिलाया तो P समानुपाती किसका T/V के, V इधर ले गए P समानुपाती T के। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई नियतांक आता तो नियतांक का यहाँ पर R या S जब बोलते हैं हम विलयन नियतांक गैस नियतांक, जिसका मान 0.082 तो PV बराबर आ गया ST। यदि मोलों की संख्या है ना तो PV बराबर NST और N बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो PV बराबर क्या है W/M ST, M इधर लेकर PVM बराबर WST या फिर P बराबर CST। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, फिर हमने पढ़ा समपरासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसके समान ताप और दाब होते, P1 बराबर P2 T1 बराबर T2। एक अल्परासरी अति परासरी पूछा गया एक बार 2 नंबर में, अल्परासरी कहेंगे जिसका परासरण दाब कम हो, जिसका परासरण दाब ज्यादा हो अति परासरी। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे जो आपके सामने थे, सब आई थिंक सब चीज क्लियर होगी, मेहनत से पढ़ो सब चीज क्लियर होगी। अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे क्या टॉपिक, राउल्ट का नियम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।